सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे नमस्कार सर। नमस्कार। जो लोग नए आए हुए हैं उनका फिर सभी का स्वागत है। मुन्नी गुप्ता जी नई आई हुई अभी ज्वाइन किया था उन्होंने, उनका स्वागत है। प्रीति जी हमारी जो आज फैकल्टी है और समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं वो उपस्थित हो गए हैं, और बबली सिंह जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर है वो उपस्थित हो गई हैं। इन सभी का स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग सीधे विष्णु प्रकाश सक्सेना जी हमारे प्रमोटर हैं और सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका भी स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। तो हम लोग सीधे क्लास सौंप रहे हैं पूर्वा बाहेती जी का पुनः स्वागत करते हुए। और पूर्वा बाहेती जो है करस्पॉन्डेंस जो है, जो जो चाइनीज सिस्टम में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो एक डेवलपमेंट हुआ था प्रोफेसर पालजेमू का, उसके संबंध में जो करस्पॉन्डेंस सिस्टम बनाया था उन्होंने, उसका सिद्धांत, उस पर बात करेंगी। तो ओवर टू पूर्वा। मैं शेयर कर दे रहा हूँ पूर्वा। यस सर। स्टार्ट करने से पहले सभी गुरुजनों को प्रणाम और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हुए अपनी क्लास का प्रारंभ करते हैं। ये बुक के लिए ये संस्थान की ये जो बुक है सूक्ष्म अभिनव वन, इसको रेफर करना होगा। इसके रेफरेंस, इसके थ्रू आप ये बुक के बारे में नॉलेज इस बुक में है, तो आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। इस बुक के, इस थेरेपी के बारे, इस चीज के बारे में, करस्पॉन्डेंस के बारे में। तो अब हम बात करते हैं करस्पॉन्डेंस है क्या और ये आया क्यों और कहाँ से आया। तो करस्पॉन्डेंस जो था, ये चाइनीज एक्यूप्रेशर तो बहुत सालों पुराना है, लेकिन होता क्या था ना, उसके पॉइंट्स पूरे शरीर में। तो कुछ चीजों के कारण क्या होता था, घुटने के ऊपर और इधर के ऊपर, एल्बो के ऊपर हम लोग जनरली अपने पॉइंट्स नहीं लगा पाते थे। तो उसके लिए प्रोफेसर पार्क जेऊ ने सन 2018 1987 में कॉरेस्पॉन्डेंस का सिस्टम स्टार्ट किया। कॉरेस्पॉन्डेंस का जो सिस्टम है उसका बेस है सुजोक। टू मीन्स हाथ और जोक मीन्स पैर। तो मतलब एज पर प्रोफेसर पार्क जेऊ, जो हमारा पूरा शरीर की जो संरचना है वो अपने हाथ और पैर में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। मतलब हम अगर अपने हाथ की संरचना को देखें और अपने पैर की संरचना को देखें तो हम अपने सारे शरीर की संरचना में समाहित है। जैसे सर ने अभी थोड़े था ब्रह्मांड तथा पिंड वाला जो एक कंसेप्ट हमारे बहुत पुराना चल रहा है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, वैसे ही जो ब्रह्मांड में वो हमारे शरीर में, और जो हमारे शरीर में वो हमारी हथेली में, हमारे हाथों में और हमारे पैरों में। तो इस कंसेप्ट को शेयर नहीं हो रहा है सर। हो रहा है ना? हो दिख रहा तो है, रहा है? अब नहीं हो रहा? दिख रहा है, हाँ दिख शेयर रहा हो है रहा सर, ये सब। लेकिन सर ये स्टार्टिंग से नहीं है शायद। है। ये नहीं, ये वाली ऐसा है ना, ये सूक्ष्म अभिनय वाली किताब नहीं है बल्कि ये प्रोफेसर पारजू वाली किताब है, तो उससे हम शुरू कर रहे हैं। ओके सर। तो उसको ऐसे ही कंसीडर किया जाता है कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, तो वही उसको माइक्रो लेवल पे ले, तो जो हमारे शरीर में है वो हमारे हथेली में और हमारे पैरों में। अब हम समझते हैं हथेली में शरीर आया कैसे। अब आप देखिए, ये मेरे हाथ को देखिए। अगर आप इसको देखेंगे, इसमें अगर अंगूठे को ऐसे, पहले हम अपना इतना कितने पोर्शन को कंसीडर करते हैं। ये दिख रहा है मेरा हाथ कितने पोर्शन को, तो अगर आप ये देखोगे इसको, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये अपना सर हो जाता है। देखिए मुंह का संरचना यहाँ पे दिख रही है, दो आंखें, नाक और ये गर्दन का पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये हमारा पूरा गर्दन, और ये जो हमारी लाइफ लाइन है, इधर दो हमारे लंग्स है, और ये बीच में ये हमारा हार्ट हो जाता है इसको, और ये हमारी डायफ्राम लाइन हो गई। अब इसमें देखिए, अगर आप देखिए 4 उंगलियां, 2 पैर और 2 हाथ, और ये हमारा सर। सर आगे
अच्छा देखिए पूरा बोल दो ना। हाथ, पैर और सर, आगे करिए सर। सर मैं आपको बोलूं जब प्रेजेंटेशन कर दी एक बार मैं बेसिक समझा देती हूँ, समझा दीजिए। है ना। तो ये हाथ, ये पैर हो गए, ये हाथ हो गए और ये अपना सर हो गया। अब इसमें अंगूठे और ये हमारा डायफ्राम लाइन जो है, ये हमारी डायफ्राम लाइन हो गई, इधर 2 लंग्स हो गई, ये हमारा हार्ट हो गया। इसको कंसिडर किया गया था उसके हिसाब से, प्रोफेसर पार्क जियो के हिसाब से। तो अगर हम देखिए क्या होता क्या है ना, ये करना, देखिए ये कोई दवाई तो हम ले नहीं रहे हैं या कुछ नहीं, ये एनर्जी कंसेप्ट है। तो प्रोफेसर पार्क जो बोलते हैं अगर हम जो एनर्जी देते हैं जनरली, अगर हम यहाँ पे लंग्स के लिए एनर्जी देंगे तो यहाँ पे लंग्स के लिए एनर्जी जाएगी। और कभी आपने देखा है कि हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं और हमको लगता है कि दिल से दिल का कनेक्शन है और उधर से वो चीज हमको वापस से मिलती है। तो जब हमारी सोच की एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो सकती है तो हम जब प्रेशर देंगे तो एनर्जी वर्क करेगी ना यहाँ पे। तो दिस इज व्हाट पार्क जियो के हिसाब से है। तो मैं आपको धीरे धीरे समझाती हुई है कैसे। अपने सर का फेस को इसको कंसिडर कर लेंगे, गला और ये डायफ्राम लाइन और ये लंग्स। ये देखिए गले को अगर इस पोर्शन को यहाँ उठाया तो गला हो गया, गर्दन हमारा ये हो गया। और ये अब इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि 2 हाथ है, दोनों में सेम ऐसे ही पूरा शरीर है, लेकिन ये रेप्लिका है, ये मिरर इमेज नहीं है। कि अगर इसमें अगर ये मेरा इधर इस हाथ, ये मेरी उंगली राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेकिन इसमें अगर मैं इंडेक्स फिंगर को कंसीडर करूं तो ये मेरा राइट हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड नहीं होएगा। ये चीज है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इसका ये होता है, सर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी समझा दूं क्योंकि बेसिक तो मैंने समझा दी। अब एक और चीज, हाँ देखिए अपने हाथ में कितने जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं अपनी फिंगर को कंसीडर करूं तो फिंगर में शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। पैर में मेरे 3 जॉइंट्स है, ये देखिए जॉइंट्स दिख रहे हैं। पैर में मेरे 3 जॉइंट्स है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। ठीक है, तो अगर मेरे को हिप जॉइंट की या कोई प्रॉब्लम होगी तो वेयर विल आई ट्रीट, यहाँ पे मैं ट्रीट करूंगी। अब देखिए यिंग यांग का कंसेप्ट है। ये अपना बॉडी का सामने वाला जो पोर्शन है वो अगर हम पीछे से कंपेयर करें तो थोड़ा लाइट कलर होता है, मतलब थोड़ा गोरा होता है, और पीछे वाला थोड़ा डार्कर साइड होता है। अगर आप अपने हाथ को देखोगे तो ये पोर्शन क्या है, थोड़ा सफेद है और ये वाला थोड़ा काला है। तो ये यंग कंसेप्ट हो गया। अब इसमें देखिए जॉइंट समझ में आ गया, यंग यांग कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इधर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से एक बार पूछ लेते तो फिर हम आगे बढ़े तो इजी रहेगा। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ठीक है, ये 2 जॉइंट्स हुए। तो अगर हमको अब लेकिन थोड़ा सा इसमें ना थोड़ा सा ट्रिकी चीज क्या है ना, अगर आप पैर को मोड़ते हो और लेकिन पहले हम रेप्लिका वाला समझ लेते हैं, लेकिन ये रेप्लिकाज है, ये मिरर इमेज नहीं कि अगर मेरा लंग्स ये अगर ये मेरा ये मेरा राइट है, अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। लेकिन इसमें ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो इसको हम समझते हैं ये क्या चीज है, कंसेप्ट कैसे। मैं मेरे इसको जो मेरा हाथ है, पहले ये चीज समझ ले कि हाथ अंगूठा, तो ये इसमें भी यही मेरा वो है, मुंह है, गला है और ये मेरा डायफ्राम लाइन है। मैं भी डायफ्राम लाइन के ऊपर का समझाती हूँ, नीचे का तो 2 मिनट बाद समझाती हूँ। ये मेरे लंग्स हो गए, ये मेरा हार्ट हो गया। अब इसके अंगूठे में हम अपना चेहरा पहचाने कैसे। आप अपने शरीर का नाक देखिए, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, और अगर हम अंगूठे को देखेंगे, अंगूठे थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है। कौन अनम्यूटेड है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, अपना
अपना ये अंगूठे का ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम अपनी नाक कंसिडर करेंगे। और नाक के ऊपर आंखें, तो वो नाक के ऊपर आंखें, ये हो, बाकी चीजों में इतना तकलीफ नहीं आती है। जनरली चेहरे को बनाने में ही तकलीफ आती है बेसिकली। तो ये चेहरा हमको समझ में आ गया, और ये हमको फिर ये गला आ गया। अब इतनी को चीज है, अगर मेरा डायफ्राम लाइन यहाँ पे है तो मेरे लंग्स यहाँ पे आ गए, तो मेरा पीछे में भी हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा ऑक्सीपिटल बोन है और वो पोर्शन है, और ये मेरे है ना वो है सर्वाइकल्स आ गई, क्योंकि ये गर्दन के पीछे मेरी सर्वाइकल्स है C1 to C7, तो ये मेरी सर्वाइकल यहाँ तक आ जाती है, इस जॉइंट तक। अब यहाँ पे मेरा थोरैसिक आ जाता है, थोरैसिक 7 तक हमारे चेस्ट तक आता है, डायफ्राम लाइन तक थोरैसिक 7 आता है। तो मैं यहाँ पे अपने थोरैसिक 7 का ट्रीटमेंट करना हो तो मैं यहाँ पे करूंगी। फिर तो ये मेरा दूसरा मेरी डायफ्राम लाइन कंसिडर करते हैं हम इसको, यहाँ पे ये मेरी दूसरी डायफ्राम लाइन है। फिर यहाँ पे अब थोड़ा सा ये मेरी दूसरी डायफ्राम लाइन है। अब इसमें हमको एक चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि अगर मेरे को अब डायफ्राम के नीचे का पोर्शन में थोड़ा क्या इश्यू हो जाता है कि रेप्लिका, वो एक जगह लीवर है तो दूसरी जगह मेरा स्टमक है, एक जगह लीवर। सर आप प्लीज म्यूट करेंगे, एक वो आपके वहां से, एक जगह लीवर है तो दूसरी जगह मेरा हार्ट है, वो एक जगह लीवर है तो दूसरी जगह मेरा स्टमक है, और मेरे राइट हैंड साइड में मेरे अपेंडिक्स है, और लेफ्ट साइड से मेरा वो सिग्मोइड कॉलम जाके मेरा एनस पे अटैच होता है। तो अब इन चीजों के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा, इसमें इन चीजों को समझने के लिए करस्पॉन्डेंस में एक कंसेप्ट आया था प्राइमरी करस्पॉन्डेंस और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस का, जिसको भी हमको थोड़ा सा ठीक से थोड़ा समझना पड़ेगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी करस्पॉन्डेंस का मतलब वो होता है जिधर हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट ट्रीटमेंट करने के लिए, वो प्राइमरी करस्पॉन्डेंस वो हुआ जो ऑर्गन के पास में हुआ, सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस वो हुआ जो ऑर्गन से दूर हुआ। सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस पे किसी कारण से ट्रीटमेंट देना पड़ता है तो असर करता है, डेफिनेटली असर करता है, बट अगर हम प्राइमरी का 90% समझे तो 100 समझे तो सेकेंडरी का 90-80 हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा वो दूर हो जाए तो उसका असर आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये है क्या प्राइमरी और सेकेंडरी करस्पॉन्डेंस? इसको देखो समझने का बहुत इजी तरीका है, अपने हाथ को अपने शरीर के पास रख लो, सामने ऐसे रखो, और ये मेरी डायफ्राम लाइन हो ही गई। अब इसको शरीर को 2 पार्ट्स में ऐसे भाग काट लो, ऐसे काटा। अब जो ये मेरा अगर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये जो पोर्शन है ये किस साइड आ गया, मेरे शरीर के राइट साइड में आ गया, तो ये मेरा राइट पोर्शन हो गया। ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट साइड में चला गया, तो ये मेरा क्या हो गया, लेफ्ट पोर्शन हो गया। अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि मेरा तकलीफ कहाँ है। मेरे लीवर में तकलीफ है, मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे को पॉइंट देना का है, एसिडिटी है तो हम जनरली लीवर को और स्टमक को ट्रीट करते हैं। और अगर मेरे को अगर अपेंडिक्स का राइट साइड में पेन हो रहा है तो हमको अपेंडिक्स को ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर मेरा सपोज करो मेरे को वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को सिग्मोइड कॉलम के साइड में उधर जाके ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो उधर से वो वेस्ट निकल रहा होता है। तो इसके लिए हमको फिर अब ये हो गया, तो अब अगर मेरा जो जिस जगह मुझे ट्रीटमेंट करना है वो अगर मेरे राइट साइड में है तो मैं क्या करूंगी, प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड। और अगर मेरे को लेफ्ट साइड वाले ऑर्गन पे या लेफ्ट साइड वाले हाथ में भी अगर ट्रीटमेंट करना है, सपोज करो मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है तो मेरे लेफ्ट हैंड का प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, मेरा लेफ्ट हैंड। उसकी ये लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर मेरी प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी, और राइट हैंड की स्मॉल फिंगर मेरी सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगी, कि मेरा हाथ पे डिवाइड किया तो ये मेरा सेकेंडरी कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया। ठीक है। अब इसमें एक चीज जो होती है, अब जैसे मैंने हाथ में मेरे अंगूठे का इस पॉइंट को नाक समझा दिया, अब इस इतने बड़े एरिया में मेरे को मेरे लीवर वगैरह सबको भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, तो उसके लिए मैं इस सेंटर को CV8 को मैं अपना एक मिड पॉइंट समझूंगी कि ये मेरा CV8, ये मेरा नेवल पॉइंट हो गया। नेवल के हिसाब से मैं मेरे ऑर्गन को रिलेट करूंगी। ये देख जनरली क्या होता है, अगर मैं लेफ्ट हैंड में बता रही हूँ, ये मेरा लीवर हो गया,
लीवर के सामने क्या होता है, बाजू में बराबर क्या होता है, मेरा स्टमक होता है। स्टमक के नीचे मेरा क्या है, पेंक्रियाज है। लीवर के नीचे इधर क्या है मेरे, इधर इधर ये इधर मेरे क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इधर मेरा राइट साइड में एनएस है, नहीं ये मेरा वो अपेंडिक्स है। ये सिग्मोइड कॉलम से मेरा एनएस आ गया, ये मेरा हो गया। और ये इसके अंदर मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन चला गया। ये मेरा बेसिकली ये मेरा ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अकॉर्डिंगली अगर मेरा राइट साइड का प्रॉब्लम है तो मैं राइट साइड में यहाँ पे लीवर को कंसीडर कर लूंगी और इस साइड में स्टमक को कंसीडर करूंगी। अब लोगों का क्वेश्चन क्या आता है ना कि मैडम मैं एक ही जगह पे लीवर भी आ गया, लीवर और लंग्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो अगर मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो मैं लीवर पे ट्रीटमेंट कर रही हूँ या लंग्स पे ट्रीटमेंट कर रही हूँ? समझ में थोड़ा सा लोग बाग इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पे है ना हमारे टीचर्स गुरु जो बोलते हैं कि जो एनर्जी आप दे रहे हो उस एनर्जी के हिसाब से, अगर आपने इस पर लीवर का ट्रीटमेंट करना चाह रहे हो, आप इधर एनर्जी दे रहे हो, अगर लीवर को उस एनर्जी की जरूरत है तो लीवर उस एनर्जी को लेगा। लंग्स अपने आप वर्क करे तो वो उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे और लीवर उसको वर्क करेगा। और बाई चांस सपोज करो किसी कारण से लंग्स को थोड़ी जरूरत होगी तो वो थोड़ी बहुत ले लेगा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई साइन दिखा नहीं है तो वो लेगा नहीं। और बाई चांस लेगा थोड़ी बहुत, तो बाकी बची हुई सारी लीवर के पास ही जाएगी। ये एक मतलब द वे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जब सर्कुलेट होती है तो जिसको जितनी जरूरत होती है वो उतनी लेता है, स्टोरेज नहीं करते। स्टोरेज के लिए अपने घर है, एनर्जी के स्टोरेज के लिए हमारे पास जिक्लिफ पॉइंट से एनर्जी स्टोर होगी तो जिक्लिफ पॉइंट पे स्टोर होगी। बाकी हर जगह अपनी एनर्जी का स्टोर करने का प्रोविजन नहीं होता अपनी बॉडी में। स्टोरेज का प्रोविजन सब जगह नहीं। स्टोरेज अगर होगी एनर्जी तो जिक्लिफ पॉइंट पे ही जाके स्टोर होगी। अगर वहां पे हम प्रेशर देंगे तो ही वो एनर्जी स्टोर होगी। उसका भी एक तरीका होता है स्टोर होने का, ऐसे हम वैसे करेंगे तो नहीं होगी। वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट से एनर्जी लेगी फिर वो स्टोर होगी, वो उसका वो तरीका होता है प्रॉपर। तो इसलिए अगर हम इधर देंगे तो लीवर पे दे रहे हैं या लंग्स पे दे रहे हैं, वो हमारी सोच पे यहाँ के ऑर्गन कौन से को जरूरत है वो उसको लेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये हो गया हमारा डायफ्राम लाइन का हो गया। अगर हमको एनएस पे कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। हमारे को ब्रेस्ट साइड में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्योंकि ये लंग्स है तो लंग्स के पास में ब्रेस्ट वगैरह तो हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। ओके, अब हमारा पीछे आ जाता है। अब इस पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें कि यिंग यांग सब कुछ समझा, लेकिन अगर आप घुटने को मोड़ोगे तो घुटना कैसे मुड़ता है? ऐसे मुड़ता है ना। अगर घुटने को मोड़ोगे तो ऐसे मुड़ता है ना। तो ये घुटने का जो फ्रंट पोर्शन है ना, घुटने का फ्रंट पोर्शन ये होता है, ये नहीं होएगा क्योंकि ये अगर अब यिंग यांग के कंसेप्ट से समझेंगे तो ये आना चाहिए था, बट घुटने का फ्रंट पोर्शन ये होता है। लेकिन गुरु लोग बोलते हैं कि जैसे अगर मेरे घुटने में दर्द है, घुटने का दर्द जनरली आगे आता है, पीछे तो कभी आता नहीं है। लेकिन जब अगर वो आगे दर्द आ रहा है तो उसने पीछे को भी इफेक्ट किया होगा। तो अगर हम मेथी पत्ती या कुछ लगाते हैं तो सर लोग बोलते हैं कि पूरे पे ही मेथी पत्ती लगा लो, ज्यादा बेटर रहता है, ना कि सिर्फ आगे वाले में मेथी लगा के पीछे को छोड़ दो। तो बेटर रहता है कि मेथी पत्ती पूरे में लगाओ, लेकिन हम कंसिडर घुटने को यहाँ पे करते हैं ना कि यहाँ पे, क्योंकि घुटना मुड़ता है ऐसे, तो ये पोर्शन मुड़ रहा है ना, इसलिए घुटने को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब सर आप वो बताते जाइए तो मैं उसको अपने फिंगर पे दिखाती जाती हूँ, लोकेशंस दिखाती जाती हूँ सबको। थोड़ा आपको नीचे करना पड़ेगा सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सर आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए ना। हम दिखा रहे हैं। हाँ सर। अब इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिए। और अगर देखिए ये हमारे कान हो जाते हैं, खोल देते हैं। ये देखिए ये मेरा गर्दन यहाँ पे आ रहा है जॉइंट पे, तो यहाँ पे अंगूठे पे ये जो जॉइंट है ये मेरा गर्दन हो जाएगा। ये नेक का ये वाला पोर्शन, ये जॉइंट यहाँ पे आया, ये जॉइंट मेरा यहाँ पे आया। सर आप
उल्टा नहीं चल रहे हैं क्या? ऊपर जाना पड़ेगा ना सब। सर सुजोग इसमें तो 22 पेज नंबर है। किसमें? ये अब ये सूक्ष्म अभिनव में तो यहाँ से अच्छा, शुरू हुआ। मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, और ये मेरा मैंने बताया नेवल एरिया हो गया, ये मेरा चेस्ट एरिया हो गया, और ये मेरा नेवल हो गया, ठीक है। और ये मेरा एनस वाला जो पोर्शन होता है। अब इसके पीछे भी ये है कि ये मेरा दो पैर है, दो पैर के पीछे से मेरा सर्वाइकल वो बैकबोन जो जा रही है वो मेरे दो पैर के पीछे। पेज नंबर 38 है। 22 से शुरू हुआ था ये सर, ये सब नहीं बताना क्या? 22 शुरू हुआ है। नहीं, हाँ, बताओ 36 सर वाला 36 से हो गया सर। ये 26 ये है। हाँ 36 ये सब, हाँ यही इसमें मैं एक सेकंड वो सर्वाइकल वो बैकबोन बताना भूल गई थी सर, वो बता देते हैं। ये मेरी बैकबोन हो गई, क्योंकि दो पैर के बीच में अगर आप विजुअलाइज करेंगे ना तो पैर के बीच में बैकबोन है। ये मेरा, अगर ये मेरा डायफ्राम है तो डायफ्राम का बैक पोर्शन ये हो गया, तो यहां से C7 ये T7 थोरासिक 7 स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है, और वही इसका बीच का यहाँ पे ले लेंगे नेवल के पीछे वाला पोर्शन यहाँ से। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने बैकबोन के सारी थोरासिक्स को, सारे वो उसको वर्टिब्रास को डिस्ट्रीब्यूट करके उस सबसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेरी किडनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि किडनी जनरली नीचे आती है ना, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो नंबर के पास साइड में आती है, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगी मेरी किडनी। दो तरह के। अब ये देखिए, इसका ये दिख ही रहा है आपको, समझ में आ ही रहा होगा इसमें। ये चेस्ट पोर्शन यहाँ पे आ गया, और ये डायफ्राम लाइन यहाँ पे, डायफ्राम वाला पोर्शन यहाँ पे आ गया, ये मेरा नेवल हो गया, ये मेरा एनस वाला पोर्शन हो गया। सर नीचे ऊपर करेंगे, इसी हिसाब से पैरों में भी कर ले। बट पैरों में क्या होता है ना, जनरली हम लोग यूज कर नहीं पाते हैं, बिकॉज द थिंग इज पैर का सिस्टम ये हो जाता है ना कि दबा लो, ठीक है, आप सीट बीट लगाओगे तो आप चल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे पोर्शन ये चलने का इशू आ जाता है, इसलिए जनरली ट्रीटमेंट हाथ में हो जाता है। सेम वे बैक का हो गया, ये अगर मेरा ये हुआ, गर्दन, मेरी जो गर्दन है ये यहाँ पे आएगी, नेक का ये वाला ये यहाँ हो गया, मतलब ये मेरा जो नेक का ये वाला पोर्शन है C8 C7 यहाँ आ जाएगा, और ये थोरासिक यहाँ पे आ गया, और ये लंबर जो मैंने बताया था कि यहाँ पे आ जाएगा एग्जैक्टली। सर नीचे करें, ये मेरा एनएस वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे। ये मेरे दो लंग्स हो गए, ये मेरा वो लीवर वापस से यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड है इसलिए लीवर यहाँ पे आ जाएगा। और कोई हिप जॉइंट वगैरह में प्रॉब्लम होगी पीछे तो यहाँ पे विल ट्रीट दिस वे, इधर हिप जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पे करेंगे, और शोल्डर जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी तो ये डिपेंडिंग कि पीछे की साइड में पेन है या आगे की साइड में पेन है। सर नीचे कर लेते वो, मेरे को सर इंडिविजुअल ऑर्गन वाला कर लेते 36 से तो इजी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेसिक समझा ही चुके हैं, बार बार वही बात बता रहे हैं। ये तो वो है इंसेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस। मैडम आप पेज नंबर बता दीजिए ना, किस पेज पे है? 36 आ गया। अगर मेरे को सर में यहाँ पे दर्द है, सपोज करो फ्रंटली, तो मेरा आप देखिए नाक ये है, यहाँ है, तो इसके ऊपर वाला यही होएगा ना मेरा फ्रंटल रीजन, तो मैं अंगूठे पे यहाँ पे ट्रीटमेंट करूंगी, यहाँ पे प्रेस करूंगी तो मेरा ये वाला पोर्शन का पेन ठीक होएगा। और अगर मेरे को यहाँ पे पेन है ये टेम्पोरल रीजन में, तो मैं क्या करूंगी, अंगूठे का ये वाला पोर्शन को प्रेस करूंगी। और मेरे ऑक्सीपिटल रीजन पीछे यहाँ पे पेन है, तो मेरा ऑक्सीपिटल पोर्शन कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, इसके नीचे वाला सर, ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये पीछे वाला ये हो गया तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करूंगी, यहाँ पे प्रेस करने से मेरे को वहां पे रिलीफ मिलेगा।
अब ये देखिए अपर नेक और लोअर नेक, मैंने जैसे जिस हिसाब से मैंने आप बताया अपर नेक इज दिस बिकॉज C6EI हुआ, तो अपर नेक आप लोग भी सब समझ सकते हैं कि अपर नेक ये वाला पोर्शन हो जाएगा और नीचे वाला ये वाला पोर्शन आ जाएगा। नीचे जो अगर इस जॉइंट के नीचे अगर कुछ है तो मेरा ये वाला पोर्शन है, जॉइंट के ऊपर है तो मेरे को ये जॉइंट को मैंने मेरा ये वाला जॉइंट कंसीडर कर लिया है, इस जॉइंट को मैंने मेरे नेक का ये वाला शोल्डर वाला जॉइंट कंसीडर किया, तो शोल्डर वाला जॉइंट के ऊपर कुछ पेन होगी, प्रॉब्लम होगी, तो आई ट्रीट दिस वे यार। एंड शोल्डर वाले जॉइंट से नीचे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरे को कंसीडर करने का, मेरी लाइफलाइन यहाँ पे भी ये इधर कुछ लाइफलाइन है, तो ये वाला मेरा T1 से T7 तक यहाँ पे है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट करना होगा। अब देखिए आंख हमने समझ ली ये हुई, तो नाक कान कहाँ आएंगे, ये साइड में आएंगे ना यिंग यांग बॉर्डर्स पे, क्योंकि ये मेरे कान यहाँ पे जिंग यांग बॉर्डर्स पे है, तो मैं यहाँ पे जिंग यांग बॉर्डर्स पे ट्रीटमेंट करूंगी मेरे कान के लिए। ओके, नाक मैंने सबसे पहले नाक को ही लोकेट करना सिखाया, बिकॉज मेरे को इजी लगता है नाक के थ्रू अपने फेस को लोकेट करना। तो नाक का ट्रीटमेंट होगा, तो ये जो उभरा हुआ पोर्शन, जैसे जनरली देखो मैं तो खुद भी करती हूँ, मेरे बेटे के साथ भी करती हूँ, उसको जैसे ही सर्दी लगती है ना, मैं अंगूठे में वहां पे ब्लैक कलर लगा देती हूँ उसको, कि और बेसिकली मेरे को ये लगता है इनिशियल में अगर हम ट्रीटमेंट कर देते हैं ना ये छोटा मोटा कलर वाला भी ना, तो हमको आगे मैग्नेट तक जाना ही नहीं पड़ता। कलर इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव, उससे भी बहुत ट्रीटमेंट हो जाता है। कान हम देख ही चुके हैं नीचे, टीथ और गम्स का, क्योंकि देखिए नाक नाक के नीचे है, तो ये नाक इसके नीचे अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट करूंगी। किसी को बोलने वगैरह में प्रॉब्लम है, क्योंकि लेरिक्स और वोकल कॉर्ड यहाँ पे होती है हमारे, तो हम अपने गले में यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, तो हम इसको, ये हमारा वो गले का नीचे वाला पोर्शन है, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में जनरली आजकल क्या होता है, कैंसर वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेमोरी ग्लैंड्स का, तो ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ पे आया, तो हम ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट यहाँ पे करेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ पे करेंगे। बाकी आप बुक देख के भी ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं, बट एक बार हम आपको समझा दें कि मेमोरी ग्लैंड्स होते कहाँ पे, ब्रेस्ट में होते हैं, बिकॉज सबसे सॉफ्ट पोर्शन होता है, तो और आजकल तो उसमें कैंसर का बहुत बड़ा चल रहा है, तो उसका हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। मैम थोड़ा ठीक से बता दीजिए इसके बारे में। देखिए ना, अभी वो मेमोरी ग्लैंड्स में जनरली मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से बता सकती हूँ कि कैंसर जो होता है ब्रेस्ट में क्या होता है ना, मेमोरी ग्लैंड्स जो सॉफ्ट होते हैं उसमें क्या चीजें है ना जाके प्रिजर्व हो जाती है और वो वहां पे स्टोर हो जाती है, तो वहां पे वो क्या होता है, जो हम प्रिजर्वेटिव्स वगैरह वाला जो खाना खा रहे हैं उनके सारे केमिकल्स अगर डिजोल्व होके आउट नहीं होते तो वो वहां जाके स्टोर हो रहे हैं। तो इसी कारण से जो जनरल अगर आप गूगल भी करेंगे ना, तो ब्रेस्ट कैंसर का मेजर रीजन जो अभी हो रखा है वो जो प्रिजर्वेटिव्स वाला, जो हम लोग को इतनी यूज टू हो गया, तो हर चीज में प्रिजर्वेटिव्स है, वो वहां जाके स्टोर होते हैं। तो उसके लिए कुछ अपन को ना एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए, ताकि वहां पे जो लिम्फेटिक सिस्टम, हम आपको जब बातें पढ़ाएंगे तब भी समझाएंगे कि वहां पे वो स्टोर हो रहा है, इसके कारण से वो ग्रेजुअली उसको डिटोरिएट करके वहां पे वो कैंसर वाला इश्यू आता जा रहा है। तो उधर की कुछ एक्सरसाइजेस भी वो भी करनी चाहिए, एंड थोड़ा इधर प्रेशर देते रहो ताकि वो चीज में स्टोरेज कम हो पाए। वो तो सिंपल से पता है, जहां पे गैप मिलेगा वहां स्टोर होएगा, मेमोरी ग्लैंड सबसे सॉफ्ट है तो वहां स्टोर हो जाता है, वो है। थैंक यू। अब हार्ट रीजन जो होता है, अब मैंने जब ये 2 लंग्स हैं तो आप समझ सकते हैं ये हार्ट हो जाएगा, लंग्स के बीच का हार्ट हो गया। हार्ट बहुत छोटा सा होता है, लंग्स का एरिया ज्यादा होता है, हार्ट छोटा ही होता है, एक मुट्ठी जितना, इतना ही तो हार्ट होता है अपना। आपने देख हार्ट का पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये दो लंग्स हो गए अपने, उसके बीच में। अब मैंने आपको वापस बताया ना कि अब मैं वापस से अपने डायफ्राम लाइन को यहाँ कंसिडर करूंगी, तो ये मेरा लीवर वाला पोर्शन आ जाएगा। और लीवर के लिए जनरली पता है क्या करते हैं, लीवर है ना हमारा ना, वो लीवर का कलर है ना थोड़ा राजमा दिखा है और शेप भी राजमा जैसा होता है, तो हम लीवर के लिए प्रेफर करते हैं राजमा को। अगर सीट के तरह लीवर और किडनी में हम राजमा को यूज करते हैं, क्योंकि लीवर का भी शेप राजमा जैसा और किडनी का भी शेप राजमा जैसा है। तो अगर आपको प्रेफर करना हो, मतलब देख, बाकी तो जनरली मटर लगाते, मटर हम इस पोर्शन में लगाते, मेथी हम छोटे पोर्शन में लगाते हैं बिकॉज ऑफ एरिया, बट यहाँ पे राजमा बेटर असर करता है। और आंखों पे काली मिर्ची बेटर असर करती है, क्योंकि आप अपने गोले काले हैं उसके और गोल है उसके हिसाब से काली मिर्ची थोड़ा बेटर असर करती है। स्टमक एंड डियोडेनम तो आप देख ही सकते हैं, मैंने आपको बताया लीवर यहाँ है तो उसके अपोजिट में स्टमक है,
यहाँ पे स्टमक हो गया और उसके नीचे डियोडिनम और वो क्या कहते हैं उसको, डियोडिनम तो ये हो गया, उसके स्टमक के जस्ट नीचे हमारा पेंक्रियाज आ जाएगा और स्प्लीन आ जाएगा। डियोडिनम तो वो एसआई का स्टार्टिंग पोर्शन है ना, तो वहां पे एसिडिटी के लिए अपेंडिक्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, क्योंकि देखिए मैं राइट हैंड में करूंगी तो मैं लेफ्ट हैंड से दिखा नहीं पाऊंगी, तो लेफ्ट हैंड में अपेंडिक्स टुवर्ड्स राइट आ गया, राइट हैंड में अपेंडिक्स यहाँ पे आ जाएगा। दिख रहा है अपेंडिक्स, क्योंकि राइट हैंड का मैं अपेंडिक्स का आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि अपेंडिक्स का जो प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो राइट हैंड है, और लीवर भी यहाँ आएगा क्योंकि लीवर का भी प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ राइट हैंड है, इसलिए उसको मैं आपको राइट हैंड में दिखा रही हूँ। और फिर ये सिग्मोइड कॉलम यहाँ पे होएगा, और ये हो गया। अब मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम मैम सेंटर, हैंड्स आप अप करके बताइए एक बार स्क्रीन पे। दिख रहा है आपको क्या चीज, क्या हाँ। कौन सी चीज दोबारा बताऊं, बताइए ना, कुछ मिस नहीं, हुआ आपका तो। हैंड ही नहीं दिख रहा, नीचे रहता है वो। अब दिख रहा है हाँ। एक्चुअली, अब दिखेगा प्रॉपर्ली। ओके, मैडम इसको भी देखिए, चित्र देखिए, देखिए सारा चित्र में है, और देखिए वैसे चित्र देखिए। और ये अपना है, क्योंकि अगर आप डायफ्राम से नीचे अगर अपनी अपने स्टमक को अगर वो थोड़ा नहीं सर, ये नीचे वाला कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरासिक लंबर कैविटी को, मतलब अगर मैं पेट वाला जो कैविटी है ना सर उसको, हाँ? पेल्विस कैविटी नीचे वाली ना, एब्डोमेन के बाद कैविटी जो है उसको अगर आप कंसिडर करोगे ना, तो आपका जो वो है नेवल वाला पोर्शन ना सेंटर होता है। तो मेरा अगर मेरा डायफ्राम लाइन ले ली तो ये मेरा पेट हो गया पूरा, तो ये सेंटर जो होता है ना, ये मेरा वो हो जाता है नेवल वाला पॉइंट। ठीक है, तो जनरली और ये देखिए इसकी जनरली प्रेस करते रहना चाहिए, क्योंकि नेवल हिल का डिस्प्लेसमेंट सारी बीमारियों की जड़ होता है। और जनरली अगर कोई भी पेशेंट है ना, सबसे पहले उसका नेवल चेक करना चाहिए, क्योंकि पेट की कोई भी तकलीफ आएगी तो नेवल का इशू आता है बहुत बार, और वो क्योंकि मेडिकल साइंस उसको मानती नहीं है, वो उसको कंसिडर करती नहीं, लेकिन मैंने 1-2 पेशेंट को ट्रीट किया है वैसे, और रिलीफ मिला है उनको। ठीक है, इसमें डायफ्राम, देखिए डायफ्राम पर ध्यान दीजिए, डायफ्राम लाइन पर ध्यान दीजिए, बस यही इसका विशेषता है करस्पॉन्डेंस में स्पेशली, क्योंकि डायफ्राम लाइन चेंज हो जाएगी आपको जब तुल्यता बताएंगी पूर्वा, जब पूर्वा जी तुल्यता बताएंगे तो डायफ्राम लाइन चेंज हो जाएगी। अभी डायफ्राम लाइन चाइनीज में सिस्टम में देखिए कहाँ डायफ्राम लाइन है, ये लाइन है यहाँ पर आप देख, ठीक है, ये मेरा रिस्ट की जो स्टार्टिंग है ना, ये मेरी डायफ्राम लाइन यहाँ पे होती लाइफ लाइन वाली, 2 डायफ्राम लाइंस होती है यहाँ पे। हाँ, तो वो जो सामने जो करस्पॉन्डेंस का सिस्टम है उसमें डायफ्राम लाइन को कंसीडर कर लीजिए, वहीं पर सारे हार्ट वगैरह सब, ये देखिए ये दिखाया है ना आपका, स्टमक दिखा रहे हैं, बिल्कुल स्टमक कहाँ है, डायफ्राम लाइन के नीचे आएगा ना तो वहीं पर है। ठीक है, डायफ्राम लाइन बिल्कुल, डायफ्राम लाइन को ही ध्यान देना है इसमें, उसी में आगे कंसिडरेशन होगा, और सब तो चीजें कॉमन होंगी, लेकिन डायफ्राम लाइन में हार्ट, लंग्स और उसके नीचे लंग्स के नीचे तुरंत स्टमक की बात आएगी, इसलिए डायफ्राम लाइन डिफरेंट होगी, इसमें ध्यान रखिएगा। सर पेज नंबर कौन सा है सर, पेज नंबर कौन सा है? 56। हाँ ठीक है, तो इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन दिखाया है पेज नंबर 51 पर, हाँ हाँ, तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर से दिखाया हुआ है, जबकि ये जो हमारा सेंटर जहाँ नेवल होता है, ये P6 होता है, इसके हम ये स्मॉल फिंगर और लार्ज फिंगर के पास जो अपेंडिक्स है, यहाँ से शुरू होकर और इसके मिडिल में जाता है। इसमें बहुत ज्यादा ऊपर नहीं दिखाया हुआ है, इसमें थोड़ा ऊपर है, क्योंकि देखिए ये तो एक्चुअली द थिंग इज, थोड़ा सा हमको अपना खुद का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंप्यूटराइज बना है, तो इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा हो जाता है ना। बट देखिए
लार्ज इंटेस्टाइन जनरली एग्जैक्ट में ये यहाँ ये साइड ये रहेगा ना, ये यहाँ से आपका ये सेंटर ये, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर और फिर पेज ये इस नंबर तरीके से ऐसे 51 जी 61 51 51 51 51 51। ठीक ठीक, अभी अभी एक सेकंड। ये देखिए यहाँ से ये ऐसे, ये ऐसे, ये और फिर ये ऐसे, राइट? ठीक है। ये आपका थोड़ा हाथ और क्लियर हो जाता तो ज्यादा बेटर। हाँ हाँ, ये ठीक है। यहाँ देखिए ये ऐसे और फिर ये ऐसे, हाँ क्योंकि सब इसमें तो हमारा जो लंग्स वगैरह भी कवर हो गए ना, लंग्स और हार्ट भी कवर हो गया, जो ये डायग्राम हमें शो। नहीं, एक चीज देखिए, लंग्स इधर आप जब आप देखिए, मैं आपको ये चीज समझा, ये बार बार हम लोग यही समझा रहे हैं आपको कि लंग्स इसमें कवर नहीं हो रहा है, बिकॉज हम जब डायफ्राम के नीचे के ऑर्गन्स को कंसीडर करेंगे ना, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, तो लंग्स हमारे ऑलरेडी, हम लंग्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे करके हम उसको ये वाला लंग्स और हार्ट का एरिया ये वाला आ गया, ये दिस वन हार्ट आ गया, लेकिन इसके ऊपर वापस स्टमक भी इसी पे आएगा। ओके नीचे आएगा ना, लेफ्ट पे स्टमक आएगा, राइट पे इस पे लीवर आएगा, इस पे वापस से वो आएगा, बिकॉज मेरी दोबारा स्टार्ट हो रही है ना। मैंने अपना वो कहाँ दिखा पा रहे थे इसमें? सर 51 पे है ना, इस सर मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, यहाँ दिखाती हूँ, आपको दिख रहा है ये 51 पे ये है लार्ज इंटेस्ट। सर 51 नई किताब में है सर, आपकी किताब में 56 या 57 में होगा सर। मेरे पास इंग्लिश, आपके पास हिंदी है ना, उसका थोड़ा फर्क है। हाँ ये यही सर, दिस वन। हाँ ठीक है। हाँ मैडम बोलिए, पूछे आप पूछे। हाँ जी, मैं इसलिए पूछ रही थी कि इसमें लार्ज इंटेस्टाइन हमारा काफी ऊपर दिखाया हुआ है। सर हाँ देखिए चित्र है, या तो मैं गलत समझ पा रही हूँ? नहीं बिल्कुल आप सही समझ पा रही हैं। जो चित्र बना है वो कोई थेरेपिस्ट नहीं है, ठीक है? जो थेरेपिस्ट है उसने चित्र नहीं बनाया होगा, बनाया है किसी उसने, तो उसने अपना बना दिया। एक आपको समझना है, हम लोगों को अपने हिसाब से अपने हथेली के आधार पर समझना है। ये ऊपर बन गया है, इतना ऊपर नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं। जहां पर इस देखिए दो ये ऊपर वाला जी, जो वही क्लियर करना था बस कि जी बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल सही बात सही है। ये क्योंकि चित्र बनाने वाला थेरेपिस्ट नहीं है और ना साइंटिस्ट है, बस अंतर ये है। जी वही लग रहा था कि अदरवाइज इधर तो हमारा ये लंग्स और हार्ट आ जाए, ओवरलैपिंग कर रहा है फिर ये, और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन नीचे की तरफ आता है। हाँ लार्ज इंटेस्टाइन नीचे जाएगा, ओवरलैप केवल आपको करेगा स्टमक, ओवरलैप करेगा यहाँ स्टमक, और थोड़ा बहुत जो है करेगा लीवर, बस जी ठीक है। वहाँ वो एलाई जो है, क्योंकि लीवर का जो नीचे का पोर्शन होगा वहीं से तो मूर्ति है। लीवर जी बिल्कुल दोनों स्प्लेनिक फ्लेक्शन कराता है, और वो उसको कहते हैं लीवर वाला फंक्शन वो कराता है फ्लेक्शन, उसमें लीवर से मुड़ता है। जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारा बिल्कुल जो सेंटर लाइन है, जो हमारी ये सेंटर लाइन हम डिवाइड करते हैं, तो ज्यादा तो हमारा लेफ्ट साइड पर रहता है, 75% तो हमारा लेफ्ट साइड ही रहता है, एक छोटा सा पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड पर आता है। उसी तरीके से स्टमक भी हमारा लेफ्ट साइड पर थोड़ा ज्यादा रहता है और राइट साइड पर थोड़ा कम आता है। नहीं, इसमें थोड़ा सा इसमें समझिए, ये डायफ्राम लाइंस में ही आपको आएगा स्टमक। डायफ्राम लाइन जो है ना उसी के जस्ट नीचे, अभी स्टमक दिखाया गया था आपको। जी दिखाया, जी बिल्कुल, हाँ जी। वो जो क्योंकि डायफ्राम लाइन देखिए, डायफ्राम लाइन ये आ गई ना, इसमें यूं स्तर बना हुआ, आप दिखाई देगा मेरा चित्र। अच्छा सर, एक चीज, एक क्वेश्चन और है, सुजोग में और उसमें क्या थोड़ा बहुत फर्क है? अभी आपको क्यों सुजोग पढ़ाया जा रहा है, और इसीलिए मैंने कहा कि अभी कंफ्यूज मत होइए। पहले आप समझिए कि जो देखिए ओरिजिनल कंसेप्ट तो भारतीय दर्शन का है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुष, और यावंत पुरुष तावंतो लोके। यह प्रोफेसर पार्कजीवन ने भारतीय दर्शन में यहाँ के जब पढ़ा 1975 के आसपास आए,
और वहां भारतीय दर्शन पढ़ा तो ये श्लोक भी पढ़ा होगा, उस श्लोक पढ़ा तो उन्होंने कहा कि हाथों में हम कर दें। तो पहला सादृश्यता, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस सिस्टम, हिंदी में बोलेंगे सादृश्यता सिद्धांत। हम लोग जो जी पूर्वा मैडम पढ़ा रही हैं वो सादृश्यता सिद्धांत पढ़ा रही हैं, उनके हिसाब से ये अंगूठा है। क्लियर? ये जी सर है, थंब इज हेड। अब थंब जी इज जी हेड, तो उन्होंने कहा कि जैसे अगर यूं कर देंगे तो इसके नीचे डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, सर के नीचे आता है ना, तो डायफ्राम, ये जी राइट डायफ्राम लाइन, इसको डायफ्राम लाइन बताया। ये जी अब उसमें जो पूर्वा मैडम ने पहले बताया शुरू में कि इसी में हमको इसी पोर्शन में लंग्स और हार्ट स्थापित करने हैं, तो हम उन्होंने कर दिया। इसके स्थापित करने से क्या हुआ, लंग्स इसी डायफ्राम लाइन से नीचे आपका क्या जाएगा, स्टमक। स्टमक आ ठीक है, जाएगा जी तो हाँ वो भले लेफ्ट साइड में आवे, लेकिन आएगा तो ये लेफ्ट लेफ्ट ये लंग्स होगा, ये राइट लंग्स होगा, और लेफ्ट लंग और राइट लंग हार्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर आ जाएगा आपका जी जी स्टमक। ये उन्होंने कह दिया। अब हम लोग अभी पहले उसको पहले समझ लें, फिर हम लोग इसका उल्टा देखिए। अगर कोई थ्योरी समझ लेंगे तो उसी के तो एंटी थ्योरी समझ में आएगी, ये गलती थी वहां इसलिए किया गया। क्लियर? जी इसी वजह से पूर्वा मैडम ने क्या कहा, ये जो ये आगे का पोर्शन है, तो ऐसे ही पीछे का पोर्शन आएगा। तो ये पोर्शन जी मान लिया गया था किसका, सर्वाइकल और थोरेक्सिक 7 इसी में आ गए, यहां से जी लेकर यहीं तक थोरेसिक आ गए। जबकि अभी आगे चल के फिर चेंज होगा, यहाँ T7 तक इसी में आएगा, क्योंकि इस पार्ट के पीछे वाला पार्ट यहाँ होगा, ये पोर्शन। तो इसीलिए थोरेसिक जो आपका आया है T1 से T7 तक इसी में आ रहा है। आयुर्वेदिक तुल्यार्थता उसको बोला जाएगा तुल्यार्थता सिद्धांत। तो तुल्यार्थता में डिफरेंट हो जाएगा, बस दो ही चीज डिफरेंट है, डायफ्राम से संबंधित अंग, फिर T1 से लेकर T7 तक, फिर आगे इस वाले में, इस वाले पोर्शन में T8 से शुरू होगा। क्लियर? जी ये सादृश्यता जी पहले समझिए। अगर आप समझे, पहले एक सिस्टम समझ लीजिए कि जो करस्पॉन्डेंस सिस्टम है प्रोफेसर पार्कजीवू का, उसके अनुसार डायफ्राम लाइन हमारे अंगूठे के जस्ट नीचे आती है, और उसी में लंग्स और हार्ट होंगे, और हार्ट और लंग्स में लेफ्ट लंग के नीचे स्टमक आएगा। ठीक, उसके पीछे दो परिवर्तन होंगे, उसके पीछे जो ये लाइन होगी डायफ्राम लाइन, उसके नीचे क्या आएगा, डायफ्राम लाइन के पीछे, डायफ्राम लाइन ये है तो उसके पीछे तुम्हारा T7 कहाँ आएगा, डायफ्राम के पास आएगा। जी जी याद जी करिए। जी तो फिर ये इस अंगूठे से जब उतरते हैं तब हमारी डायफ्राम लाइन की T7 आ जाएगी, मतलब T7 T1 से लेकर T7 तक इसी अंगूठे में आएगा। यहां तक आपका आ गया सर्वाइकल, सर्वाइकल बताया ना, जी T1 जी पहले C1 से T7 तक इसी के नीचे उतर जाएगा, और T1 से लेकर के थोरेसिक 1 से लेकर थोरेसिक 7 तक इसी में आ जाएगा। फिर ये आपका अगली बार जब पढ़ाएंगे कल तो ये चेंज कर देंगी। तो पहले इसको आत्मसात कर लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको आसान हो जाएगा। क्लियर? सारे लोग समझ लें इसको। ये हम लोग सादृश्यता सिद्धांत पूर्वा मैडम बोल रही हैं, उसको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डेंस सिस्टम, हिंदी में सादृश्यता सिद्धांत। कल जब पढ़ेंगे तुल्यार्थता सिद्धांत पढ़ेंगे। क्लियर? मैं एक चीज समझाती हूँ, थोड़ी सी बात है, थोड़ा सा इजी करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, अपनी बॉडी एक ड्रम जैसी है, उसमें 3 कैविटीज होती, तीन पोर्शन में बेसिकली बॉडी को डिवाइड किया हुआ है। क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, 3 होती है। क्रेनियल कैविटी सर वाली हो गई, थोरेसिक कैविटी वो होती है जो एब्डोमिनल से ये क्या कहते हैं सर, ये क्या लाइन थी, डायफ्राम लाइन के ऊपर। लंग्स और हाँ हार्ट। हाँ, मतलब वही डायफ्राम से ऊपर, यहाँ शोल्डर से लेके डायफ्राम तक जो होता है वो होता है थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम से एनस तक जो है वो है एब्डोमिनल कैविटी। तो अब क्या हुआ, अब आप थोड़ा सा समझते हैं, इतना सा समझ लेते हैं। ये मेरी क्रेनियल कैविटी हो गई, ठीक है, ये मेरी गर्दन हो गई, फिर ये मेरी हो गई थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब क्या किया मैंने, थोरेसिक कैविटी को करके मैं भूल गई, यहाँ तक मेरी लाइफ लाइन तक एक मेरी थोरेसिक कैविटी हो गई।
तब जो भी ऑर्गन्स थोरेसिक कैविटी में आएंगे वो इधर आ गए, पीछे मेरा जो स्पाइन थोरेसिक कैविटी में वो इधर आ गई। अब मैं वापस से सब कुछ भूल गई, अब ये छोड़ गया। अब मेरे को क्या करना है, अब जब मेरे को मेरे एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि शायद उनको लगा होगा कि एब्डोमिनल बड़ा है, उधर ऑर्गन्स ज्यादा है, सब कुछ है, तो उन्होंने क्या किया, वापस एक डायफ्राम लाइन यहाँ खोल खींच दी और ये मेरे को वापस से दोबारा एक और बाइफर्केशन किया, ये मेरी एब्डोमिनल कैविटी बना दी। तो अब मेरी जो एब्डोमिनल कैविटी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो मेरे वापस से दोबारा इधर आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशंस में कुछ मेरे ऑर्गन्स जो ऊपर वाले ऑर्गन्स है, क्योंकि वो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लंग्स और हार्ट ऑलरेडी दिया हुआ था, तो अब वापस से ये मेरी वो हो गई, क्या कहते हैं उसको, डायफ्राम लाइन। जो नीचे वाले ऑर्गन्स है, लेफ्ट साइड में मेरा स्टमक आता है, तो मेरे प्राइमरी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टमक में मेरे इधर मेरे को लंग्स के साथ स्टमक का ओवरलैपिंग होएगा, राइट साइड में लंग्स के साथ मेरा लीवर थोड़ा सा ओवरलैप होएगा। इन सब चीजों को लेके हम जो पढ़ेंगे, इन सब कुछ कारणों से हमने दोबारा एक थेरेपी निकली है, वो हम कल बात करेंगे। लेकिन आप ये चीज है, बेसिकली ये सब था, इसके कारण से आप कंफ्यूज मत हुई कि ये लंग्स तक थोरेसिक कैविटी का ट्रीटमेंट करके यहाँ पे भूल जाइए, फिर हम वापस से एक और डायफ्राम लाइन बनाते हैं और ये वापस से हम अपने ऑर्गन्स को अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बताया मैम आपने, बहुत अच्छे से बताया। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के तुल्यता सिद्धांत के आधार पर करस्पॉन्डेंस सिस्टम मानते हैं। ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि हम लोग उस पर नहीं ध्यान देते कि लंग्स यहाँ पर, हम लोग तो तुरंत कह देते लंग्स यहाँ पर है, तो हम लोग अल्टीमेटली अधिकतर इसी में करते हैं। लेकिन अगर आपको चाइनीज सिस्टम के हिसाब से करना होगा तो आपको ट्रेडिशनली पीसीएम और अलॉन्ग विद प्रोफेसर पार्कजू आपको लंग्स इसी में बनाने पड़ेंगे, ये समझ लीजिए बस। सिस्टम की बात है, जिसको अप्लाई करिए जिस विधा को, तो उस विधा के हिसाब से समझ लीजिए, बस इतना है। आगे आप कहीं यूज करिए। हम लोग अगर लंग्स नॉर्मली इस पे बना रहे हैं तो ये हमारा लंग्स जो है किसकी वजह से है, ये हमारे तुल्यता की वजह से, कल जो बताएंगी मैडम। लेकिन आज जब बता रही हैं तो आज आपको लंग्स यहीं पर आना पड़ेगा, इस एरिया में। क्लियर, बस इतना कहना है। कुछ पूछना है आज? देखिए कि कल दोबारा ये, तो थोड़ा सा अगर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है तो प्लीज कर लीजिए, और अगर नहीं हो तो प्लीज चैट पे भी डाल दीजिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चीज, ये जो बेसिक, देखिए इसका मैं आपको इतना थोड़ा स्ट्रेस हम लोग इस बात पे इतना दे रहे, बहुत इजी चीज है। लेकिन अगर पेशेंट आपके पास आएगा, ये बहुत इजी है समझने के लिए। पेशेंट आएगा तो आपको बोले ये इस जगह पे दर्द है या ये तकलीफ है, तो आप इमीडिएटली थोड़ा सा दिमाग लगा के वहां पे मटर या मिर्ची तो लगा ही देंगे ना। इसलिए फिर आप क्या मेरिडियन जा रही है, क्या है, ये आप अगले दिन पेशेंट को बुला के उस पर ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन हाथों हाथ जो इंस्टेंट ट्रीटमेंट होता है, अगर सपोज को मेरा सर ही दुख रहा है तो इंस्टेंट ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं मेरे यहाँ पे दबा दूंगी। तो इसलिए ये कंसेप्ट है ना थोड़ा करस्पॉन्डेंस का पूरा, और दूसरा दो चरण और बता दो, 2 स्टेप बताइए। उसको स्पाइन वाला। देखिए एक और जो बहुत जरूरी चीज है, देखिए हमने यहाँ अपने कोरेस्पॉन्डेंस जो भी जगह थे वहां पे ट्रीटमेंट किया, लेकिन ट्रीटमेंट असर कब करेगा, जब मेरे ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन मिलेगी। प्रोसेसिंग तो ब्रेन पे हो रही है, तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन मिलेगी कि मैंने यहाँ ट्रीटमेंट दिया है, इसको असर कर दो। ये हर जगह का ट्रीटमेंट है, तो ब्रेन को इंफॉर्मेशन देने के लिए, ब्रेन को इंफॉर्मेशन कहाँ से जाती है, हमेशा ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइन के थ्रू। ये हमको सबको पता है, हम धीरे धीरे पढ़ ही रहे हैं, और हम धीरे धीरे पढ़ के सारी नर्व्स स्पाइन के थ्रू ब्रेन तक जा रही है, हमको पता है। तो हम सब फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम स्पाइन पे ट्रीटमेंट देंगे कि इस पे प्रेशर करेंगे, ये बताने के लिए कि हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया, अब ये इन्फॉर्मेशन आप प्लीज ब्रेन तक ले जाइए। ठीक है, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे देते हैं, या मेथी मटर, जनरली स्पाइन पे मटर लगता है, मेथी नहीं लगता, कि बड़ा एरिया ना, मटर लगाएंगे। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर कर देंगे हमारे ब्रेन को, बताने के लिए कि स्पाइन से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, इस पे वर्क कर लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया। जैसे सपोज करो मैंने कोई फाइल ऑफिस में दी है और मैंने मेरे उस फाइल की इन्फॉर्मेशन मेल करके अब
सबके इन्फॉर्म कर देते ना मेल में, सीसी में बाकियों को रख के कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने, ये मेल मैंने कर दिया है। इन द सेम वे आप ये दोनों को सीसी में रखिए हमेशा, स्पाइन को और ब्रेन को सीसी में रख के कोई भी ट्रीटमेंट करिए कि भैया ये मैंने ट्रीटमेंट किया है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन करने के लिए वहां पे प्रेस करिए, या मेथी मटर लगाइए और यहाँ पे थोड़ा प्रेस करके, ये सीसी में रखने का तरीका। मेल्स में जो हम सीसी में रखते हैं 2-3 जनों को कि भैया मैंने ये काम कर दिया, इन द सेम वे कि आपको स्पाइन पे और ये ब्रेन पे देना होगा, ताकि अल्टीमेटली वो ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन को ही करना है। हाँ मैडम, ओनली बैक ऑफ हैंड करना है या पूरा स्पाइन मींस थोरेसिक और पूरे रीजन में, या ओनली ऑन द लंबर एंड? नहीं, इट्स रियली डिपेंड्स। अगर आप ऊपर वाले पोर्शन में कर रहे हैं, सपोज करो हाथ वाथ का है, तो आपको नीचे लंबर तक जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप पैर से कर रहे ट्रीटमेंट तो आपको पूरे स्पाइन से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी। हाँ बराबर है, मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने जैसे स्टमक में किया, स्टमक का ट्रीटमेंट दिया या तो स्टमक का ट्रीटमेंट दिया तो भी पूरी ऊपर जब जा रहा है पूरी स्पाइन पर ही, पूरी स्पाइन पर आप हल्का सा प्रेशर, पूरी स्पाइन पर प्रेशर दे दीजिए, हल्का ये है, प्रेशर दे दीजिए। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज देखिए, मैं बता दूं आपको पूर्वा, फर्स्ट स्टेज है जहां पर देखिए करस्पॉन्डेंस माने जहां पर हम कोई दर्द महसूस कर रहे हैं, वो कोई ऑर्गन है, कोई ऑर्गन का पार्ट है, उस पार्ट पर हम प्रेशर दे रहे हैं, कोई प्रेशर दे रहे हैं, चाहे मटर से दे रहे हो, चाहे चना से दे रहे हो, किसी से दे रहे हो, मेथी से दे रहे हो। नंबर 1, दिस इज फर्स्ट स्टेज। नंबर सेकेंड स्टेज is through spine, this information will go to brain. So we should at the same time stimulate the spine too. आप मटर लगाए ना लगाए, बट हम मतलब जो कहें सब थोड़ा सा प्रेशर जो है, सॉफ्ट प्रेशर शुड बी अप्लाइड ऑन एंटायर स्पाइन, होल स्पाइन में लगा लीजिए। और फिर जब आप आ रहे हैं तो आपने कहा, बिल्कुल सर्वाइकल कहा, बिल्कुल सर्वाइकल के थ्रू तो जाएगी ही। अगर आप चाइनीज, अगर इसके साथ करें चाइनीज, तो चाइनीज में फिर यहाँ तक T7 तक आ गई, तो फिर आपको यहाँ भी करना चाहिए। अगर चाइनीज पे विश्वास कर रहे हैं आप, चाइनीज सिस्टम पे, तो आपको यहाँ भी करना चाहिए T7 पे। T7 पे फिर ले जाइए और उसको लाइए C1 C2 से, वो C7 से C1 तक लाइए। C1 के बाद ब्रेन आ जाएगा, तो ब्रेन का फिर आपको स्टिमुलेशन ऐसे कर दीजिए। 3 स्टेजेस हैं। According to Professor Pardew, there are 3 stages. One stage, pressure stimulation at the point of organ. Number 2, through spine. Number 3 is brain. Okay, thank you. Yeah. और कोई क्वेश्चन पूर्वा पूछ लें? किसी को कुछ पूछना तो पूछ लीजिए। असल में सारे लोग सेमेस्टर 4th, 3rd, 4th के हैं, तो नॉर्मली समझ तो सभी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई। नहीं सर, मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन ये है सर कि प्रैक्टिस की है तो वो समझ में आ जाता है कि हमारा कौन सा ऑर्गन कहाँ है। तो बहुत अच्छा रहा, हम लोग जो है इसको वाइंड अप करेंगे, कल फिर मिलते हैं। तो लियाता समझेंगे था, बहुत बढ़िया बताया। और ये जो सिस्टम कहा पूरा जी ने, ये हम लोग कहलाता है करस्पॉन्डेंस सिस्टम, और इसको हिंदी, अगर हिंदी में बोले तो सादृश्यता सिद्धांत कहेंगे। प्रोफेसर पार्जेबू का सिद्धांत था, उस सिद्धांत के आधार पर ही बहुत सा डेवलपमेंट हुआ। इसमें जो कमियां होंगी, जो कमियां थी, या जो हम लोग को लग रहा था कमी है, कोई आवश्यक नहीं कमी रही हो, हमको लग रहा है कि कमी है, तो उसको आयुर्वेदिक तुल्यता सिद्धांत जब कहा गया तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। बस यही हम लोगों को समझाना है। दूसरा, पूर्वा जी ने बहुत बढ़िया कहा, आप थैंक यू बोल दीजिए। आप लोग तो खैर ये क्या बोलते हैं इसको, उड़ा रहे हैं ना, कुछ पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग आज जो है ना, आज सभी को शुभकामनाएं। पोंगल की भी आपको, मकर संक्रांति है सर, आज पूरा देश मना रहा है, पूरा देश। आफ्टर सेमेस्टर 2 की क्लासेस कब होंगी जी? सेमेस्टर 2 की क्लासेस
सेमेस्टर सेकंड की क्लासेस हम लोग जी। जल्दी शुरू करेंगे। सेमेस्टर सेकंड तो शुरुआत हो गई वैसे। हाँ जी, पहले शुरू आपने में तो 2 क्लासेस हो गई हैं जी। हाँ फिर होगी, वो हम लोग बीच बीच में करते जा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड। तो बस यही है कि थोड़ा फर्स्ट जो है शुरू में अधिक कर दे रहे हैं, सेकंड भी करते जाएंगे। सेकंड फिर हम लोग करेंगे, 1-2 क्लास फिर उधर कर देंगे, फिर इसमें आ जाएंगे। तो हम लोग दोनों के बीच में बैलेंस, ताकि जो फर्स्ट वाले हैं वो नेचुरली थोड़ा सा समय मिल जाएगा तो अपने नोट्स बना लेंगे या अधिक पढ़ लेंगे। सेकंड वाले इसलिए सेकंड वालों को पढ़ा दिया गया है तो वो थोड़ा बहुत वो भी नोट्स बना रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, तो वो नोट्स बनाने थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। फिर अगली बार सेकंड करेंगे, सेकंड फर्स्ट के बीच में हम लोग शुरुआत करते रहेंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 24 फरवरी तक फर्स्ट और सेकंड दोनों को मोर और लेस 2-4 दिन के गैप होगा उसमें खत्म कर लेंगे। ठीक है, जी। तो सैटरडे 18th को एक हम लोग का क्वेश्चन एक और है स्पेशल सर, पार्ट है। एक क्वेश्चन जी। और है सर। सर वो बीच में आपने एक मैसेज डाला था सर्टिफिकेट के लिए, वो किन लोगों के लिए होता है? किसके लिए? कुछ सर्टिफिकेट के लिए आपने बोला था, वो किन लोगों के लिए होता है? कुछ अलग से भी कुछ कोर्सेज होते हैं? नहीं नहीं, हम लोगों ने सर्टिफिकेट पहले हम लोगों ने एक कोर्स 1 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक एक कोर्स चलाया था, वो हमारा बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1 का कोर्स। ठीक है, उसका नाम दिया गया था बेसिक ऑब्लिक सेमेस्टर 1। उसमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया। वो जो लोग नए थे, संस्थान है हमारे एस से अलग का कोर्स है कोई? वो देखिए संस्थान के कोर्स का, संस्थान का ही कोर्स है, हम कोई कोर्स नहीं करा रहे हैं, हम केवल आपको एक कोचिंग टाइप दे रहे हैं। हमने कोई जी जी। सर्टिफिकेशन इसका नहीं दिया कि आपने ये पास कर लिया है। हमने केवल ये दिया है आपको कि आपने हमारे यहाँ जो कोर्स हमने चलाया उस कोर्स को आपने पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन, बस ये कोर्स है। ओके 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 क्लियर? हमारा जी। कोई हमने कोई जैसे कि कभी हम नहीं लोग कहा कि मैं क्लासेस कोर्स कर कर। रहे हैं, हम लोग क्लासेस कर रहे हैं तो हम लोगों को भी कोई आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे? नहीं, आप हाँ बिल्कुल करेंगे, हम भी करेंगे। ओके ओके। हमारे यहाँ आपने अगर मान लीजिए सेमेस्टर 2 का कोर्स आपने अटेंड किया तो सेमेस्टर 2 के जी कोर्स अटेंड करने पर हम बोल देंगे कि हम ये कह देंगे कि ये सेमेस्टर जो हमने नाम दिया उसका, हमने मान लीजिए सेमेस्टर 1 कहा, सेमेस्टर 2 कहा, तो हम सेमेस्टर 2 में अगर आपने अटेंड किया हुआ है तो हम सेमेस्टर 2 का भी आपको सर्टिफिकेशन देंगे ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का। हम कोई ना एग्जाम ले रहे हैं ना हम कोई कंडक्ट कर रहे हैं, हम केवल आपको ऑनलाइन पार्टिसिपेशन के लिए, जैसे कोचिंग होती है, हमने आपको कोचिंग दिया, हम चाहते हैं कि आप और अच्छा कर सके, आप वहां टॉप कर जाएं। हमारी तो मंशा ये कि आप जाएं एसपस में, आप टॉप कर जाएं। सर, बहुत अच्छा काम आप कर 2 रहे हैं पढ़ाई हो आप, जाएगी वाकई ना। में ये सर हमें आपका ज्ञान चाहिए, जो आप हमको बांट रहे हैं जी जी उसमें हमारा ही ज्ञान बढ़ रहा है और उस ज्ञान से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करेंगे। हमें लिखित लेकर के, चाहे आपका है या संस्थान का सर्टिफिकेट, हमें उसकी इतनी आवश्यकता नहीं जितना हमें ज्ञान की आवश्यकता है सर, जितना हमारी क्लैरिटी की जरूरत है, ये है बस। हाँ शर्मा साहब, ऐसा सर, है कि आपको कुछ बहुत लोग बहुत आत्मवंदन कि आप सर, इतने इसमें अच्छा सिर्फ कार्य एक ही कर रहे दिक्कत आ हैं जाती और है। हम सब लोगों को इतने अच्छे ढंग से आप ज्ञान दे रहे हैं। हाँ नहीं, वो बहुत अच्छा हम कर लोग रहे हैं, संस्थान के उधर से भी हम इधर लोग से भी कोशिश दोनों। कर रहे हैं। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य जो है पहले समझ लें, हमारा उद्देश्य ये है कि जो थेरेपी हमको मिली है और हम लोगों ने महसूस किया, हमने भी महसूस किया, मैं भी पढ़ा हूं ना, मैं भी स्टूडेंट हूं, तो हमने भी महसूस किया कि जहां से मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं कहीं से और हमको पूरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, हमको पूरी चीज समझ नहीं पा रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं, इसके लिए कोई फोरम नहीं है। और मान लीजिए मैं अपने कहना शुरू कर दूं, कोई बुरा ना माने, मैं मान लीजिए अपने को ये शुरू कर दूं कि मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हूं और मैं सामान्य लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, तो ये मेरी अहमन्यता है, ये मेरा अहंकार है। और आयुर्वेदिक की भाषा में मन के अंदर छिपा हुआ अहंकार है जो बढ़ गया है, और अब अहंकार जब बढ़ जाएगा तो बुद्धि तत्व कम हो जाएगा। ठीक, अगर आपको बुद्धि तत्व को कायम रखना है तो अहंकार को आपको न्यूनतम रखना पड़ेगा।
और अहंकार ऐसा शब्द नहीं है कि वो आज खत्म हो जाएगा ना, वो डेली पैदा होता है, क्योंकि मन के अंदर वो रहता है। तो कबीर दास जी को तभी कहना पड़ता है कि शीस काट भूमि पर धरे और तापर धारे पांव, और दास कबीरा यूं कहे ऐसा हो तो आओ। हमने क्या कहा? हमने कहा खेमका सर के सपनों को पूरा करना है, नंबर 1 जी। हमने कहा ईच वन रीच वन, ईच वन कीट वन, ईच वन टीच वन। मतलब क्या है? हमको हर श्रोता के पास जो हम ज्ञान का चाहता है उसके पास खुद जाना है, उसको पढ़ाना है, उसको ट्रीटमेंट देना है। तीनों काम करने हैं ना। हम कैसे आ पा रहे हैं? जी। अगर हम इस माध्यम से आपके करीब आ रहे हैं तो गुरु, वो हम कोई गुरु नहीं है, हम बस समान धरातल पर हैं। हम आपके सीनियर हो सकते हैं, उम्र में बड़े हो सकते हैं, उम्र में छोटे हो सकते हैं, यही तो है। लेकिन इन सब के आधार पर अगर हम कोई ज्ञान का विनिमय करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। अगर आपके अंदर डर नहीं होगा, यशवती मैडम के पास डर नहीं होगा कि मैं अरविंद साहब को या अरविंद सर को या जो भी कहिए आप, उनको मैं फोन कर सकती हूँ और वो मुझे बताएंगे। जितना उनको ज्ञान होगा तो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो देख के बताएंगे, इतना ही तो होगा। अगर ये उनको ये विश्वास है तो यही तो हमारे ईच वन रीच वन का सिद्धांत है। अगर आप रीच न हो पाए, मेरे पास न पहुंच पाए किसी माध्यम से, तो कैसे क्या ईच वन रीच वन? तो खेमका सर का सपना बड़ा था, वो बहुत बड़ा सपना है। वह एक, इसको कहिए सन्यासी का वो है, एक संकल्पित व्यक्ति का सपना है। वो सपना छोटा नहीं है, वो देखने में छोटा लगता है। 3-4 लाइनें हैं। मेरिडियन की परिभाषा में तो केवल 4 ही लाइनें हैं। मेरिडियंस आर बाय विच ए मैन इज क्रिएटेड, मेरिडियंस आर विच ए मैन इज क्योर्ड, मेरिडियन आर विच द डिजीज अराइजेस और लास्ट में डिजीज अकर्स। 4 ही तो है। है पढ़ने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन ये पूरे चिकित्सा पद्धति का आधार हो गया। वैसे ही ये ईच वन रीच वन ये साधारण शब्द नहीं है, ये ऋषियों मंत्र दृष्टा है। जैसे हम लोग कहते नहीं है कि हमारे ऋषि मंत्र दृष्टा था, वो मंत्र दृष्टा के रूप में है। वो जान रहे हैं क्या इसका अर्थ क्या है। तो अगर वो जान रहे हैं तो हम अगर उसका अंश मात्र भी यूज कर ले रहे हैं तो हम अपने को धन्य माने। बस यही हमारी भावना है, इसी भावना के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी यही। तो हम लोग बहुत सुंदर है सर। सपनों को पूरा मैं करें। अपने आप को कहता हूँ, जब विनिमय करेंगे तो ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, टीच वन ईच वन टीच वन, इसका सपना पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वा मैम, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम।